नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 फरवरी 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल क्या है? हमारा पहला आर्टिकल है भारत में कृषि क्षेत्र के विकास से रिलेटेड है। आर्टिकल क्या हमारा? भारत में कृषि क्षेत्र का विकास। ठीक है, ये हमारा पहला आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। आप सभी लोग पूछते हैं ना कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी अगर हम चाहे कि हमें करंट अफेयर है उसका नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाए दें। तो जैसे सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आज का, सबसे पहले ऊपर डेट लिख दी 8 फरवरी। ठीक है, अब लिखेंगे हम टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में कृषि क्षेत्र का विकास, इससे लिख दिया। उसके बाद में लिखेंगे न्यूज़ में क्यों, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ लिखा तो न्यूज़ में इस वजह से है कि केंद्रीय बजट, शॉर्ट में लिखो केंद्रीय बजट 2000, ठीक है, केंद्रीय बजट लिखो, निकलो केंद्रीय बजट 2025-26 में इसके बारे में बात हुई। इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो। तो ये चर्चा में क्यों है, पहला हमारा आर्टिकल है भारत में कृषि क्षेत्र का विकास। चर्चा में इस वजह से है कि बजट है ना, सेंट्रल बजट 2025-26, इसे अभी रिलीज किया गया है। इसमें बात करी गई है कि किस प्रकार से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है, उसमें विकास किया जा सकता है, उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ घोषणाएं भी की गई है सरकार के द्वारा, इस वजह से ये चर्चा में है। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि बाद में इकोनॉमिक सर्वे की भी बात होगी, बीच बीच में पॉइंट आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? जैसे बजट रिलीज होता है उसी प्रकार से इसको भी रिलीज किया जाता है। जैसे बजट होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 31 जनवरी को बजट पारित किया जाता है। ठीक है, बजट पारित किया जाता है 31 जनवरी को, तो 30 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे को पारित किया जाएगा, मतलब पेश किया जाएगा। इसको बजट से एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। जैसे बजट में फ्यूचर के बारे में बताया जाता है, बजट में फ्यूचर के बारे में, ये 25-26 लिखा है ना, यानी कि 26 में क्या क्या चीज़ें घोषित की जाएगी, 26 में क्या क्या काम होगी, ये बजट में लिखा होगा। तो आर्थिक सर्वे में क्या होगा? आर्थिक सर्वे में होगा 24 में क्या क्या घटना घटित हुई है। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे है वो पास्ट के बारे में बात करता है, इसलिए यहाँ पर 24-25 लिखा होता है, और बजट होता है वो फ्यूचर के बारे में बात करता है, इसलिए इस पर 25-26 लिखा होता है। ये मैंने क्यों बताया? ये इस वजह से बताया कि कन्फ्यूजन होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या हुआ है। तो इकोनॉमिक ऑफिस वो एक सर्वेक्षण निकालती है आर्थिक सर्वे के नाम से, उसमें सरकार ने एक साल में क्या क्या काम किए होते हैं उन सब के बारे में गुणगान करती है कि सरकार ने ये काम अच्छा किया था, ये सारी चीज़ें करिए, वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया जाता है। क्या इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है? इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे अपनी वोकेबलरी अच्छी होती है। बट ये कब पढ़ना है? जब आपका प्रीलिम निकल जाए या आप बहुत सारी चीज़ें बाकी चीज़ें पढ़ चुके हो, तब जाके आपको ये पढ़ना है। नहीं तो आप जो स्टार्टिंग करी है तो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस टॉपिक में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है, तो अभी बात करिए इकोनॉमिक सर्वे ने कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये 5 से 6% की ग्रोथ से बढ़ा है। लास्ट 2016 से 2023 के बीच में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये 5% की दर से बढ़ा है, मतलब पर साल 5% की इसकी ग्रोथ रही है। इस प्रकार की इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये बात करी गई है। ठीक है, आपको आर्टिकल का पॉइंट समझ में आ गया। आर्टिकल क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र का विकास। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो हम लास्ट में बात करेंगे, पहले इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। चर्चा में क्यों है? बजट में घोषणा करेगी, इस वजह से चर्चा में। आर्थिक सर्वे ने क्या कहा है? आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा है कि पिछले 16 से 23 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, ये 5% की ग्रोथ रेट से ये डेवलप हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, इसने वृद्धि दर्ज करी है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन सी घोषणा है वो 25-26 के बजट में की गई है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में 2025-26 का बजट है, इसमें क्या क्या घोषणा करी गई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन। पहली घोषणा क्या है? उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अब क्या है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन? उच्च उपज वाले बीज क्या होते हैं? हाई हिल्ड के बीज। हाई हिल्ड के, वो एक गाना है हाई हिल्ड द नच्चा, तो वैसे हाई हिल्ड मतलब ऐसे बीज होते हैं जिनको अगर अपन खेती में उगाते हैं, जिनको अगर एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो जिससे हिल्ड बहुत ज़्यादा होती है, उपज बहुत ज़्यादा होती है। तो उच्च उपज वाले, जिससे उपज बहुत ज़्यादा होती है। गेहूँ आपने सुना होगा कि संकर बीज का यूज़ कर रहे हैं, बाजरे में, गेहूँ में, आपने कई जगह ऐड भी देखे होंगे संकर बीज का उपयोग करो। तो वो संकर बीज यानी कि ये उच्च उपज वाले होते हैं, हाई हिल्ड होते हैं। उनको इस प्रकार के से जेनेटिकली, मतलब वो आनुवांशिक रूप से इस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है
कि वो हाई हिल्ड देके जाते हैं, उपज बहुत ज़्यादा होती है। एक तो नेचुरल बीज होते हैं, प्राकृतिक रूप से बीज होते हैं, बट उनमें क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ नहीं होती है। वो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ना, जो कीटनाशक वगैरह, उनसे लड़ नहीं पाते हैं, उनकी उपज बहुत कम होती है। बट ये जो उच्च उपज वाले हाई हिल्ड वाले बीज होते हैं, उनको इस प्रकार से तैयार किया जाता है, उनमें आनुवंशिकी चेंज किए जाते हैं, जेनेटिकली चेंज किए जाते हैं, जिसमें वो उपज बहुत ज़्यादा हो देते हैं। बिकॉज की उसकी जो रहने की शक्ति होती है, जैसे कि किसी भी एनवायरनमेंट में वो रह लेते हैं, साथ ही साथ में उनको पेस्टिसाइड अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है बाहर से। तो इस प्रकार अभी जो पहली घोषणा है वो इस उच्च उपज वाले बीजों के बारे में की गई है। तो पहली घोषणा क्या करी है, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। एक मिशन तैयार किया गया पूरे देश के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय स्तर का, एक नेशन स्तर का मिशन तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में उच्च उपज वाले बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि कीटों और जलवायु के प्रति जो किसान होते हैं उनको उच्च उपज वाले बीज दिए जाए, जिससे अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए तो भी किसानों को दिक्कत न हो, कीट अटैक कर दे तो भी किसानों को दिक्कत न हो, इस प्रकार के बीज है वो किसानों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो पहला पॉइंट है। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें की जाएगी, इसमें 100 से अधिक नई बीज की किस्मों का विकास किया जाएगा। जैसे अभी गेहूँ, चावल और बाजरा, इन सब के जो हाई हील्ड वाले बीज हैं, तो ऐसे 100 प्रकार के और बीज तैयार किए जाएंगे, ये टारगेट रखा गया है। 23 इसमें अनाज की फसलें हैं, 11 दालों की है, 7 तिलहन की फसलें, इनके नए नए प्रकार के बीज तैयार किए जाएंगे, जिसकी उपज बहुत ज़्यादा बढ़े, जिनकी हिल्ड बहुत ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार का काम किया जाएगा। इससे किसानों तक जो बीज है ना, उच्च उपज वाले बीज, उनकी पहुंच आसानी से हो जाएगी, क्योंकि किसानों को ये प्रॉपरली मिल जाते हैं तो किसानों की इनकम है वो भी डबल हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि किसी भी प्रकार से किसानों की इनकम को डबल किया जाए, तो इससे किसानों तक की किसान आसानी से वो बीज खरीद पाएंगे, क्योंकि बीजों की किस्में भी बढ़ जाएगी और इस पर इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है, तो किसानों तक आसानी से ये बीज पहुंच जाएंगे। तो पहली इस बार क्या घोषणा करी है, तो पहली घोषणा को याद रखना, जो अभी 25 में एग्जाम दे रहा है उसके लिए तो काम की, 26 वालों के लिए तो माइंड में छोड़ दो, क्योंकि नया बजट आ जाएगा तो नई घोषणाएं आ जाएंगी। तो 25 वालों के लिए काम की चीज़ ये है कि उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, उसमें क्या क्या चीज़ें करी गई वो भी आपने समझ ली होगी। फिर दूसरा है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। दूसरा पॉइंट क्या है, बिहार में मखाना बोर्ड। मखाने क्या होता है आपको समझ आती है, मखाने मतलब वो वाले मखाने, एक तो प्रसाद में चढ़ते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, मीठे मीठे होते हैं, एक फ्रूट टाइप के होते हैं, ड्राई फ्रूट टाइप के होते हैं, ठीक है, मखाने, ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मखाने, इसकी बात हो रही है, जो ड्राई फ्रूट के रूप में यूज़ होते हैं, तो उस मखानों के लिए एक बोर्ड की स्थापना करेगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मखाना के जो उत्पादन होता है, मखानों का जो प्रोडक्शन होता है उसे बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ में प्रसंस्करण मतलब उस प्रोसेसिंग की जाए, मखानों की प्रोसेसिंग की जाए, उसमें भी बढ़ावा दिया जा सकता है। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, एक जगह से दूसरी जगह से भेजना, मार्केटिंग करना, उनकी बाजार में भेजना, उसे बेचना, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करी गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहला क्या कर रहा था गवर्नमेंट ने काम, पहला इस बार के बजट में किया है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन किया है। दूसरा काम क्या किया है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करी है, ठीक है। और मखाना बोर्ड में क्या क्या काम करे हैं, मखाना उत्पादन के लिए, मखाना प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना करी गई है। साथ ही साथ में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान होते हैं, ठीक है, जो उत्पादन करते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन है और सरकारी योजना है, उनके माध्यम से किसानों का समर्थन देने की भी कोशिश की जा रही है इस बजट के अंतर्गत। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आओगी, यहाँ पर 2 स्कीमों के बारे में बात हुई है, ठीक है। पहली है उच्च उपज वाले बीज, दूसरा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। तीसरा खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, जो आप नॉर्मल पहले आलू भेजोगे, उसके बाद में आलू चिप्स बन जाएगी, ये क्या होगा, ये खाद्य प्रसंस्करण हो गया, फूड प्रोसेसिंग होगी, तो इसे कहा जाता है खाद्य प्रसंस्करण। इसके लिए सेंटर यानी कि केंद्रों की स्थापना करेगी, अलग अलग प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि फूड की प्रोसेसिंग की जा सके, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करी गई है। बिहार में क्यों, कि वहाँ पर अनाज की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग कम है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, तो वहाँ पर इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा
तीसरा ये खाद्य प्रसंस्करण वाला हो गया। चौथा क्या है, जीन बैंक की स्थापना। जीन के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, जिससे अपनी आनुवंशिकी चेंज होती है। अपने जो लक्षण है वो माना माता पिता से अपन में आते हैं, बच्चे में जो लक्षण माता पिता से आते हैं वो किसके द्वारा आएंगे, वो आते हैं जीन के कारण। तो जीन बैंक की स्थापना, जीन जो होते हैं ये पौधों में भी जीन होते हैं, ठीक है, इंसानों में भी जीन होते हैं, इनको संजो करके रखता पड़ता है कि भविष्य में ये काम आ जाए। तो जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। तो अलग अलग प्रकार के जीन हैं उनको स्टोर किया जाएगा। जब ये पृथ्वी माना कि ये खत्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाती है, तो वो स्टोर हुए रहेंगे ताकि पता चलेगा कि भविष्य में जीन है वो काम आ सकते हैं। तो 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों का दूसरा जीन बैंक स्थापना किया जा रहा है। पहला जीन बैंक कब स्थापित किया गया था, पहला 1996 में स्थापित किया गया था। 1996 में पहला जीन बैंक स्थापित किया गया था। दूसरा है वो अभी किया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए सुरक्षा की जाए और भविष्य के लिए खाद्य है, पोषण है, इनको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। 4 स्कीमें समझ में आ गई। 5वीं कपास के लिए उत्पादकता मिशन, ठीक है, कपास के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी एक कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं। बजट 2025-26 की बात हो रही है कि बजट 2025-26 में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही है। तो 4 स्कीमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें जीन बैंक थी, हाई हील्ड वाले बीज थे, ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड थे। तो ये 3-4 हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। और 5वीं है कपास उत्पादक मिशन। अब कपास उत्पादक मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षीय मिशन है। ये कितने वर्ष का है, ये 5 वर्ष का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, कपास की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। कपास है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया जाएगा। तो कपास उत्पादकता मिशन कब कितने दिन चलेगा, ये 5 साल तक चलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, कपास की उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसमें अतिरिक्त लंबे रेशे वाले जो कपास होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। लंबे रेशे वाले कपास के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट रेशे वाले होते हैं, एक लंबे रेशे वाले होते हैं। तो ये जो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब एक पॉइंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में कहीं पे भी आंसर राइटिंग करते हो आप, तो अब कहोगे कि आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूवाइज किया जाए। ये आ गया प्रैक्टिस पे है। अभी आपको इतना नॉलेज भी होगा ना, बट ये प्रैक्टिस करने से कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाओगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपके पास में ऐसी कोई लाइन है और आप वो आंसर राइटिंग में यूज़ करते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कई बार हमारे मोदी जी नहीं बोलते रहते हैं, 5T बोलते रहते हैं, 5E बोलते रहते हैं, 3E बोलते रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका सबका मिक्सचर हो। तो यहाँ पर 5F की बात हुई है। तो ऐसे कोई वर्ड आप कहीं पे सुनते हो, ये न्यूज़ में बार बार आते रहेंगे, और लिखते रहो 5F का मतलब क्या होता है, ठीक है, 5T का मतलब क्या होता है, 5A का मतलब क्या होता है, ये कहीं पे भी आते हैं उनको लिखो और मेन एग्जाम में यूज़ करो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि कपास उत्पादकता के बारे में बात करें, या कहीं पे लिख रहे हैं, या फिर हम लिख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ये लिख सकते हो कि 5F सिद्धांत का पालन करते हुए इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। 5F का सिद्धांत क्या है, इसमें फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। अब ये लाइन कितनी अच्छी लगेगी अगर रियल लाइफ में, मतलब रियल एग्जाम में आप इस लाइन का यूज़ करते हो। एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन है तो कितना वो इम्प्रूव, मतलब जो भी एग्जामिनर चेक करता है वो क्या सोचेगा, यार क्या इतने मतलब एकदम शॉर्ट में कितनी बड़ी बात करी दी है। अभी नए नए आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे ना, तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। एक चीज़ को समझाने के लिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना। अब इसमें फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, इसमें सारी चीज़ें समझ दी है। मतलब ये पूरी बात करता है कि किसानों के पास से फाइबर रेशा बने, रेशा से फैक्ट्री के पास में जाए, फैक्ट्री से फैशन है, फैशन से फॉरेन विदेश में जाए। तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पूरा कवर कर लिया है। तो ये है ना, छोटे छोटे वर्ड है, छोटे वर्ड में बड़ी बात, तो वो गहराई वाली बात होती है। तो वो सारी चीज़ें है ना आंसर में आनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएंगी। अभी बस ऐसी चीज़ें है ना, अगर ऐसे कई वर्ड देखो तो एक अलग से बुक रखो, डेली कोट उसमें लिखते रहो, डेली ऐसे कोई वर्ड दिखे वो उसमें लिखते रहो, एक नोटबुक रखो अलग से, और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते रहो। और मेन एग्जाम में ये सारी चीज़ें हैं वो आपके काम आएगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ें हैं, तो इनको लिखते रहा करो, ठीक है। और इसको कोशिश किया करो, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो कि इसका मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर कोई भी अलग दूसरा क्वेश्चन हो तो उसमें कहाँ पर ये यूज आ सकता है, कौन कौन से पेपर में ये यूज आ सकता है,
ये कब आएगा? 3-4 महीने पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। 3-4-5-6 महीने हो जाएगी ना आपको पढ़ते पढ़ते, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये 5वीं स्कीम है। छठी है सतत मत्स्य पालन, यानी सस्टेनेबल फिशरीज। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है आप इस तरीके से मछली का पालन करो, या फिर बोलते हैं ना सस्टेनेबल, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे गोल भी है। तो ये सस्टेनेबल क्या होता है? कोई भी चीज़ हम बार बार यूज करते, कोई भी चीज़ है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है आप उस चीज़ का इस प्रकार से उपयोग करो कि आपके भी काम में आ जाए, और आपके जो भविष्य में जो भी बच्चे आने वाले हैं, भविष्य में जो भी आने वाले हैं, उनके भी वो चीज़ काम आ सके। किस प्रकार से सस्टेनेबल यूज किया जा सकता है? जैसे हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो पानी एक तो कम उसका यूज़ करो, जैसे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ करो। ठीक है, अगर ज़्यादा यूज़ नहीं, आवश्यकता नहीं है तो उसका यूज़ मत करो। फिर बारिश से पानी आ रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, उसको पानी को संभाल के रखो। ठीक है, ताकि पानी सही से काम आ सके। अगर आप कहीं पे फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ को काट रहे हो तो उतने उतने पेड़ दूसरी जगह पे लगाओ। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ हो गई। साथ ही साथ में अगर आप पेट्रोल डीजल वगैरह की इनको हटा देते हो तो ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह यूज करो। तो ग्रोथ तो जरूरी है, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये यूज कर सकते हो। मैंने वर्ड इसलिए बताई सारी चीज़ें कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। फिर अब हम बात कर रहे हैं सतत मत्स्य पालन, यानी कि सस्टेनेबल फिशरीज होनी चाहिए। अब फिशरीज है वो सस्टेनेबल किस प्रकार से हो सकती है? मछली तो खाओगे तो नहीं, इसका मतलब कई बार क्या होता है, आप फिशिंग तो कर रहे हो, फिशरीज जो मछली वगैरह उसको पकड़ रहे हो, लेकिन कई मछली उसके बीच में मर भी जा रही, मतलब अब जो जरूरत है उसके ज़्यादा भी फालतू वेस्ट हो रहा है। और कई बार क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह के कारण वो मछलियाँ बिना फालतू ही मर रही है। आप भी नहीं मार रहे हो, लेकिन एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से मछलियों में वो बिना फालतू ही मर रही है। तो उन सबको रोकना है आपको सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से फिशरीज कर रही है। अगर मछलियों का दोहन कर रहे हो, मछली को खत्म कर रहे हो, तो उस प्रकार की नई मछली का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, फिशिंग को बढ़ाने का कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि एक्वाकल्चर बनाया जाए, वहाँ पर मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो सतत मत्स्य पालन की बात हो रही है। ठीक है, ये छठा हमारा पॉइंट है कि इस जो बजट है 2025-26 में, उसमें क्या क्या स्कीमें चल रही थी, ये हमारा टॉपिक था। तो छठा है पॉइंट है वो क्या है? सतत मत्स्य पालन के बारे में बात हो रही है। हमारा जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फिशरीज बहुत ज़्यादा होती है और फिशिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब ये वर्ड क्या होता है? ये हमारे देश की बाउंड्री है। ठीक है, इससे 200 नॉटिकल मील, माने कि ये 200 नॉटिकल मील, ये हमारी बाउंड्री है देखो देश की। इससे 200 नॉटिकल मील तक दूर का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि ये देश की सीमा है। ठीक है, उसके बार बार का ये एरिया है, यहाँ ये भारत है। कोई भी जो कुछ भी चीज़ें लेनी है, यहाँ पे कोई रिसोर्सेस है तो उस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, इसके बाहर का है वो इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ तक का है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे देश के 200 नॉटिकल मील का एरिया है वो भारत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि फिशिंग को बढ़ाया जाए, और फिशिंग है वो सस्टेनेबल है। भारत है वो मत्स्य उत्पादन में, जो फिशिंग का प्रोडक्शन होता है उसमें सेकंड स्थान पर है। इस पॉइंट को याद रखना। फिशिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखनी हो तो यहाँ पर ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कि भारत है वो मत्स्य उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है। और डायरेक्ट फिशिंग सेक्टर पे क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में ये मत्स्य पालन का मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है। तो वो IR से लिंक करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फिशिंग सेक्टर के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से लिंक करके भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट से लिंक करके भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ों को आप माइंड में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? हम अभी देख रहे थे बजट में कौन कौन सी घोषणा करी गई है। ठीक है, 6 ऑलरेडी देख चुके, और ये सातवां क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका नाम याद रखना, धन धान्य। अभी धन धान्य योजना में क्या होगा? इसके अंतर्गत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, यानी कि 100 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी। यहाँ पर क्या होता है? कृषि का उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे कृषि का उत्पादन कम हो रहा है तो इन पे ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि इन पर, यहाँ पर कृषि के प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये फोकस किया जाएगा धन धान्य स्कीम के अंतर्गत। तो अब पूछा जाए धन धान्य स्कीम क्या है? ठीक है, तो धन धान्य स्कीम में 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, 100 जिलों की पहचान की जाएगी, और वहाँ पर कृषि की उत्पादकता अगर कम है तो उसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में फसल विविधीकरण। अब फसल विविधीकरण क्या का मतलब क्या होता है? फसल विविधीकरण इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है जैसे कि अभी अगर आप बाजरे की एक ही खेती कर रहे हो तो उसकी जगह दूसरी और खेती करो, गेहूं को भी उगाओ, ठीक है, चावल को भी उगाओ, ठीक है, मक्का को भी उगाओ। और अगर आपकी इस प्रकार पॉसिबल है, कोई ऐसी ज़मीन है वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाओ। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने का फ़ायदा क्या है, जैसे अगर आप दाल की फसल उगाते हो तो दाल की फसल में नाइट्रेट की अच्छी होती है। अगर आप दाल की जो फसल आप ले लेते हो उसके बाद में भी वो हमारी जो धरती होती है, हमारी जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है, उसको वो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ में हमारी दाल की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा। अगर आप बाजरा ही बाजरा उगाओगे, अब अगर आप गेहूँ उगाओगे तो इनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा और ये नष्ट भी हो जाते हैं, मतलब खराब भी हो रहे हैं। बाकी हमारे पास दाल की कमी है तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। तो फसलों में विविधीकरण जरूरी है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है, ये सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी जरूरी है। अगर आप एक ही प्रकार की फसल उगाओगे तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी और एक कुछ समय बाद में वो सॉइल है वो बंजर हो जाएगी। इसलिए फसलों में विविधीकरण जरूरी है, ठीक है। सिंचाई है, बेहतर भंडारण की, ये सारी चीज़ें इस धन धान्य स्कीम के अंतर्गत की जाएगी। तो बजट के अंतर्गत जो 7वीं घोषणा है वो है धन धान्य स्कीम के बारे में। अब धन धान्य स्कीम क्या है, 100 जिलों को आइडेंटिफाई करना है और उनको न्याय करने की कोशिश करना है। उनके लिए गवर्नमेंट है वो काम करेगी, भाई मौज करो, आपके लिए फसल वहाँ पे उत्पादन कम हो रहा था तो हम कुछ आपके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। ये 6ठा पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गए। 8वां क्या है, 8वां दलहन में आत्मनिर्भरता। जैसे हमने बात करी थी, हमें जो दलहन मतलब होती है दालों को हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में इसका उत्पादन कम होता है तो इसलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है दलहन में भी हम जो दालें होती है ना, पल्सेस होती है, उसमें भी देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी इसका टारगेट है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष का ये मिशन चलाया गया है जिसमें तुअर, उड़द, मसूर, ये अलग अलग जो दालें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये और 9वां क्या है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन। गाँवों की समृद्धि पर फोकस किया जाएगा, जो गांव जो पिछड़े हुए हैं उन पे फोकस किया जाएगा, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, नए नए रोजगार जनरेट किए जाएंगे। वहाँ पर महिला, किसान, छोटे किसान हैं, उन सब पर फोकस किया जाएगा ताकि ग्रामीण इकोनॉमी है, ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। गाँव हमने बात करी थी क्रेडिट स्कोर के बारे में, GCS के बारे में हमने कल बात करी थी। इसके अंतर्गत गांव के लोग हैं उनको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, किसके द्वारा, ये जो बैंक होती है ना, पब्लिक बैंक, उनके द्वारा, कि ये लोन वापस देगा या नहीं देगा, इसकी लोन वापस चुकाने की औकात है कि नहीं है, ऐसे ये क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। ताकि क्या होगा कि अच्छे से लोन दिया जा सकते, अच्छे लोगों को लोन दो ताकि वो वापस चुका भी दे और उनका भी डेवलपमेंट रखो और बैंक का भी काम चल जाए, ठीक है। ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के अंतर्गत किया जाएगा। ये भी बजट 2025-26 की घोषणा है, ठीक है। उसके बाद में KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। पहले इसकी सीमा थी 3 लाख, अब इसके तहत 5 लाख का रुपए का लोन दिया जाएगा। KCC के बारे में आपको पता ही होगा, KCC इसमें भी बैंक के सोसाइटी में 3 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए KCC के, ठीक है। KCC के अब कितने कर दिए, 5 लाख, पहले कितने थे, 3 लाख थे, ठीक है। फिर बिहार में मखाना, अभी हमने बात करी थी, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये जो बिहार के मखाना होते हैं ना, इसे फॉक्स नट भी कहा जाता है। ये कांटेदार लिल्ली जो एक होती है ना, फोरेक्स, उसका सूखा हुआ बीज होता है। जैसे बादाम बीज सूख के इस टाइप से बनते हैं तो उससे ये सूखा हुआ बनता है। बिहार में इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, 90% होता है वो बिहार में ही होते हैं मखाना। ये जो मिथिला के जो मखाने हैं इनको GI टैग भी मिला है। GI टैग का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग होता है। ये ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चाय को, बंगाल की चाय को भी मिला हुआ है, लड्डू को भी मिला हुआ है, कई सारी चीज़ों को ये मिला हुआ है। तो ये वहाँ की विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी चीज़ को अगर GI टैग मिलता है तो वो कहीं और इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो वहाँ की यूनिक होनी चाहिए। और फ़ायदा क्या होगा, अगर किसी वस्तु को GI टैग मिलता है तो ग्लोबली उसको पहचान मिल जाती है कि नहीं यार ये चीज़ तो अच्छी है, इसको GI टैग मिला है तो उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो वहीं की विशिष्ट उनको GI टैग दिया जाता है। तो ये जो मिथिला के मखाने हैं इनको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, बहुत काम की चीज़ें, कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है। अब बेनिफिट क्या है, हाई हिल्ड वाले जो है बीज होते हैं उसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे ये हैं कि इसमें उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही साथ में ये कीट अटैक वगैरह होते हैं ना, पेस्टिसाइड अटैक वगैरह, उनके प्रति काफ़ी ये रेजिलियंट होते हैं। मतलब आप इस पर कीटों से अटैक भी करवा दोगे तो ये नष्ट नहीं होंगे।
जलवायु चेंज जो होता है, एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे के प्रति भी ये रेजिलेंट होते हैं, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भी क्लाइमेट को जो भी नाटक करने हैं वो करो, हम तो भाई ऐसे ही चलेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना, वो एक बच्चा सा है बाबा बन के घूम रहा है, वो कहता है कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही हाई हील्ड वाले बीज हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लेके आओ। इसमें अलग संकर धान होते हैं, संकर गेहूँ हैं, बीटी कपास है, ये सारे हाई हील्ड वाले बीजों के एग्जाम्पल हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि अगर आप हाई हील्ड वाले बीजों का यूज़ करोगे तो एक ही प्रकार की जो खेती होगी, जैसे आपने गेहूँ में हाई हील्ड वाले हैं, चावल में है, तो इसका यूज़ हो रहा है। बाकी प्रकार की हम दलहन वगैरह है, जो दालें वगैरह होती हैं, उनको उगा नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी कमी हो रही है देश में। साथ ही साथ में बीजों के जो देसी बीज वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इनमें केमिकल वगैरह भी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये इसके लिए कुछ चिंताएँ भी है। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें करेंगे, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, सॉरी 24-25 है, इसमें क्या क्या बातें करी है। इसने कहा है पहले तो 2016 से 23 के बीच में हमारे जो देश है उसने इकोनॉमिक सेक्टर है उसने 5% से, क्या बोलते हैं उसे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, इसने 5% से ग्रोथ से वृद्धि करी है। ठीक है, कितनी परसेंट से? 5% से वृद्धि करी इन्होंने। ये पहला पॉइंट किसने कहा है? ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है, ये चीज़ याद मत रखो, बस याद रखना, हमारे जो एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र ने 5% से ग्रोथ करी है। हमारा जो देश का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने 5% की ग्रोथ से विकास किया है, 5% की जो दर है उससे विकास किया है लास्ट 16 से 23 के बीच में। क्षेत्र बात करें तो मत्स्य क्षेत्र है ना, जो फिशरी सेक्टर है उसने ज़्यादा विकास किया। फिर जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुधन है, उन्होंने भी तिलहन में इतना विकास किया है। सिंचाई, जो ये सारी ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कोई पूछेगा भी नहीं। आगे की वे फॉरवर्ड में क्या लिखा जा सकता है? जैव विविधता को बढ़ाने देने की आवश्यकता है। हाई हील्ड के बीज तो यूज़ करो, और साथ ही साथ में हमारे जो परंपरागत बीज है उनको भी आप रखो साथ में, ताकि वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो को बीज आप भविष्य में मिले भी नहीं। और पारिस्थितिकी की जो संधारणीयता है, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो आप डेवलपमेंट तो कर जाओगे लेकिन बाद में नुकसान हो जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है, तो ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल है महासागरीय समन्वय तंत्र। ठीक है, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के बारे में। अब क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये बात कर रहा है यूनेस्को का एक अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग। सबसे पहले बात करते हैं हम महासागर, सिंपल में समझते हैं, महासागर समन्वय तंत्र, ओशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ये तो हमारा आर्टिकल है। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इस वजह से आया है कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संस्था है, ठीक है, एक इंटरनेशनल संस्था है। इसके काम वगैरह आप अलग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे हम जैसे जैसे न्यूज़ में आएगा तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था बनी। यूनेस्को एक इंटरनेशनल संस्था है, इसके अंतर्गत एक संस्था जिसका नाम है अंतर सरकारी, मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल। अंतर सरकारी मतलब सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो इंटर गवर्नमेंटल ओशियन मतलब होता है महासागरीय विज्ञान, ठीक है, और कमीशन, IOC, अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग, इंटर गवर्नमेंटल ओशियन साइंस कमीशन, ठीक है, OIC इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग। ये किसके अंतर्गत आता है? ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है। इसने क्या किया है? इसने कैरेबियन, उत्तर ब्राजील, मग्न तट क्षेत्र, अभी इसको है ना, इसका फुल फॉर्म बार बार में आएगा, CLME का मतलब क्या होता है? CLME का मतलब यही होता है, सी का मतलब कैरेबियन होता है, कैरेबियन, उत्तरी ब्राजील, ये आएगा सी में। फिर एल में आ गया मग्न तट, जो मेरिटाइन तट होती है ना, लॉन्ग तट होती है, उसको कहा जाता है। तो CLME बाद में पढ़ेंगे, उसका मतलब यही होता है। कैरेबियन सी है, बाद में हम कैरेबियन सी की इमेज मैप से समझेंगे। तो ये कैरेबियन सी और उत्तरी ब्राजील, इसके जो मग्न तट में समुद्री चुनौतियां हैं ना, उनका समाधान करने के लिए महासागर समन्वय तंत्र की शुरुआत करी गई है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, पक्का कह रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। क्या मुद्दा है? यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था जिसका नाम है OIC, संस्था का नाम क्या है? OIC। इसने क्या किया है? इसने कैरेबियन सी, ये देख लो कैरेबियन सी, मैं मैप से ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है, पूरा मैप से आप समझ लो तो आपको इजीली समझ में आएगा। कैरेबियन सी है, कहाँ की बात हो रही, क्या हो रही है। मैप का इमेज नहीं है मेरे पास में, बट मैं आपको ऐसे समझा दूंगा मैप बना के। हालांकि मैं बहुत घटिया मैप बनाता हूँ, बट आप समझ लो। ये है
नॉर्थ अमेरिका, ये है नीचे वाला साउथ अमेरिका, ये हमारा ब्राज़ील है, ठीक है, ये ब्राज़ील है, ऊपर वाला ये यूएसए वाला है, इसके नीचे ये मैक्सिको है, ठीक है, ये पूरे देश बने हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पनामा, ठीक है, ये सारे देश बने हुए, और यहाँ पर ये कैरिबियन सी, कहाँ है कैरिबियन सी, यहाँ बना हुआ कैरिबियन सी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, कैरिबियन सी का ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैप से भी आप देख लो, मैं मैप ढूंढ के लाता हूँ, ये रहा मैप, इस मैप से समझ लो, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका, सॉरी एक बार पेन ले लेता हूँ, हाँ ये साउथ अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह, यहाँ पर ये पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका, ऊपर वाला वो हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये रहा कैरिबियन सी है, यहाँ पर है कैरिबियन सी है। तो अभी ये जो बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कैरिबियन सी की। तो कैरिबियन सी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कैरिबियन सी का जो विकास है, वहाँ पर जो चैलेंज आ रही है, समुद्र में अलग अलग प्रकार की चुनौती आ रही है, इसे निपटने के लिए जो आईओसी क्या है, आईओसी है, वो यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था है। इसने ब्राज़ील के उत्तर के साइड में और कैरिबियन साइड के जो समुद्र के वहाँ में चिंताएँ आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, उसका समाधान करने के लिए एक कोशिश कर रही है, और उस कोशिश का नाम क्या दिया गया, महासागर समन्वय तंत्र। अब आपको इसमें याद क्या रखना, आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो सिंपल पॉइंट समझ लो, महासागर तंत्र है क्या। महासागरीय तंत्र है ओशियन कोऑर्डिनेटर मैकेनिज्म, यानी कि ब्राज़ील और कैरिबियन सी, ब्राज़ील और कैरिबियन सी, आप फिर से एक बार देखो, ये ब्राज़ील के ऊपर वाला सी है, ठीक है, और ये कैरिबियन सी। इस क्षेत्र में ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की समस्या आती, क्या है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो देश है वहाँ पर भी आपस में चिंता चली रहती है। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये जो समस्या थी इनका समाधान करने के लिए महासागरीय समन्वय तंत्र बनाया जा रहा है। और इसे कौन बना रहा है, इसे बना रहा है यूनेस्को के अंतर्गत, यूनेस्को एक संस्था है, उसके अंतर्गत अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग एक संस्था है, वो सारी ये चीज़ काम कर रही है। अब इससे सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूँ कि सिंपल चीज़ है, यूनेस्को उसके अंतर्गत एक संस्था जिसका नाम है अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग, आईओसी इसका नाम है। ये क्या कर रही है, कैरिबियन सी और ब्राज़ील के बीच की जो एरिया है वो पूरा मध्य तट है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ आ रही है, उसे निपटने के लिए महासागरीय समन्वय तंत्र का विकास कर रही है, उसे बनाने की काम कर रही है। अब ये महासागरीय समन्वय तंत्र करेगा क्या, उसे समझने से पहले ये 10 वर्षीय CLME, हमारा CLME क्या है, CLME वही है जो ब्राज़ील और ये जो अपने कौन सा कैरिबियन सी, इसका जो एरिया इसे कहा जा रहा है CLME, ठीक है। आपको ब्राज़ील और ये पूरा एरिया इसको समझना है, यहाँ पर जो पानी वगैरह इसको समझना CLME। और रणनीतिक कार्यक्रम, अब रणनीतिक कार्यक्रम क्या, इसे सेप कहेंगे, अलग अलग बाद में नाम आएंगे, CLME प्लस CLME, उसके बाद प्लस में सेप। सेप का मतलब होता है, एस का मतलब है स्ट्रेटेजिक, ए का मतलब होता है एक्शन, पी का मतलब प्रोग्राम। CLME मतलब ब्राज़ील वाली बात हो रही है, ब्राज़ील और कैरिबियन सी की बात हो रही है, और सेप का मतलब हो रहा है स्ट्रेटेजिक एक्शन प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बाद में ये वर्ड होंगे तो ये चीज़ समझना है। तो CLME मतलब ब्राज़ील के आसपास का जो संबंध है उसके विकास की बात हो रही है, और स्ट्रेटेजिक एक्शन प्रोग्राम का मतलब होता है वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक एक्शन बना के, मतलब एक रणनीति बना के, एक योजना बनाकर वहाँ पर काम किया जा रहा है, वो इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो प्रदूषण होता है उन सब चीज़ों से निपटना, कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रदूषण वगैरह हो रहा है उसे कैसे निपटा जा सके, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है। तो ये ब्राज़ील के पास का समंदर है, ठीक है, और ये है कैरिबियन सी, यहाँ पर प्रदूषण होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही। तो इन सब से निपटने के लिए गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ने यूनेस्को के अंतर्गत IOA नाम की संस्था है वो कोशिश कर रही है, ठीक है, और वो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये मैप काम की चीज़ है, वो फालतू चीज़ें काम की नहीं है, मैप हमारे लिए काम की चीज़ होगी, बाद में इसमें थोड़ा बहुत समझ लो। फिर बात करें इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 20 देश शामिल है, जिसमें 20 देश शामिल है। कुछ UN की एजेंसियाँ भी है, यूनाइटेड, आपको समझते होगे, यूनाइटेड नेशंस एक वर्ल्ड की संस्था है जो इन सब देशों की देखरेख करती है। जितने भी देश है ना वो उसके मेंबर है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका देखरेख का काम कौन करता है, वो UN करती है, ठीक है। तो उसके अलग अलग संस्था है, वो इसके मेंबर है। 20 तो देश है प्लस कुछ UN की जो संस्था है वो भी इसके मेंबर है, ठीक है। कार्यक्रम क्या होता है, रणनीति वगैरह बनाने का इसमें काम किया जाएगा। महासागरीय समन्वय तंत्र, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहले तो हमने देखा था चर्चा में क्यों है, ठीक है, चर्चा में हमने देखा था
जो यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था थी वो इसके लिए काम कर रही है। इतनी चीज़ हमें समझ ली थी। फिर इसके में अंतर्गत क्या किया जाएगा, हमने देख लिया था ब्राज़ील आसपास का जो एरिया है उसे ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही CLME SAP का मतलब क्या था, स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। और CLME ये ब्राज़ील के आसपास का जो एरिया है इसे ठीक करने की बात की जा रही है। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य वही है कि वहाँ के जो समुद्र के संसाधन हैं, संसाधन मतलब समुद्र में जो रिसोर्सेस होंगे, जो भी चीज़ें समुद्र के अंतर्गत मिलती हैं, उनका किस प्रकार से बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, ये जो मत्स्य पालन होता है इसका सस्टेनेबिलिटी यूज होना चाहिए। अभी हमने सस्टेनेबिलिटी को समझा था, संधारणीयता को समझा था कि यूज इस प्रकार से किया जाए ताकि भविष्य के लिए भी ये बचे रहे, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो इसे संधारणीय उपयोग किया जाएगा, ये बात हो रही है पहली। तो पहला उद्देश्य देख लो। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना। इकोसिस्टम होता है उसको रिस्टोरेशन करना। इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब तो आप समझते होंगे, पूरा जो एनवायरनमेंट वगैरह आसपास का है, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे किस तरह की हवा है, क्या सिस्टम है, कितना जीव है, कितने पेड़ है, ये सब चीज़ें आप इकोलॉजी पढ़ोगे, एनवायरनमेंट पढ़ोगे, तब आपको ये टर्म समझ में आ जाएगी। तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। सिंपली ये समझ लो, आसपास में कितने पेड़ पौधे, इंसान, जानवर सब रहते हैं, वो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो इकोसिस्टम पहला ये जो महासागरीय समन्वय तंत्र है, इसका पहला उद्देश्य क्या है, पहला ये क्या काम करेगा, ये जो वहाँ पर फिशिंग होती है, मछली पकड़ना वगैरह हो रहा है, वो अच्छे तरीके से हो, वो सस्टेनेबली हो। दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा कि इकोसिस्टम हो, जो वहाँ पे इकोसिस्टम नष्ट हो गया है, वहाँ पे प्राणी नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, उसका वापस से बहाली किया जाएगा। कैसे, एक तो जो अभी हो रहा है उसको रोक दिया जाएगा, फिर वहाँ पे ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो दूसरा काम किया जाएगा। तीसरा, प्रदूषण पे नियंत्रण रखा जाएगा। फिर ब्लू कार्बन को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्बन होता है, ग्रे कार्बन होता है, ब्लू कार्बन होता है, ग्रीन कार्बन होता है, ये अलग अलग टाइप के कार्बन होते हैं। ये हम भविष्य में कहीं ये टॉपिक आ गया ना हमारे करंट अफेयर में, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइप समझ लो। अभी सिंपल इतना समझ लो कि ब्लू कार्बन, ठीक है ना, ब्लू और ये ग्रीन, ये थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब यहाँ पर इनमें जो पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, इनमें जो उत्सर्जन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, ऐसी चीज़ समझ लो। ग्रीन में तो बिल्कुल कम होता है, ब्लू में थोड़ा होता है, तो वो चीज़ समझ लो, ये उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिर समुद्री स्थानिक योजना, यहाँ पर समुद्र के लिए लोकल योजनाएं चली जाएगी, उनके माध्यम से इसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी। अब यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग है, जिसे IOC हम कह रहे थे। ये IOC क्या है, IOC में कितने मेंबर है, IOC में 150 मेंबर है। ठीक है, IOC में इसका 150 मेंबर है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बात करता है। महासागरों में अगर कोई दिक्कत आती तो वो सारी चीज़ें ये देखने का काम करता है। समता कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, जो ओशियन ऑब्जर्वेशन का काम करता है, देख रेख करने का काम करता है, सुनामी आती है तो चेतावनी देता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, तो वो सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, बस इतनी सी पॉइंट आप याद रखो, काम हो जाएगा। और फंड कहाँ से आते हैं, पैसे इसके पास में कहाँ से आते हैं, जो ये यूनेस्को के अंदर संस्था है इसको, तो पैसे सरकार के द्वारा दी, अलग अलग सरकार के द्वारा दी जाते हैं, या वैश्विक एनवायरनमेंट सुविधा है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये एक फंड बना हुआ है, इसके माध्यम से भी इसको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा बहुत माइंड में रखना कि इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं। अभी इसको 15 मिलियन रुपए भी दिए गए हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आप समझ लो कैरिबियन सी के बारे में। अभी हम कैरिबियन सी की लोकेशन एक बार फिर से देखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब ये देख लो कैरिबियन सी की लोकेशन, कैरिबियन सी है ना, ये पूरा है कैरिबियन सी। यहाँ पे अलग अलग देश है, जैसे कि एक होता है ग्रेटर एंटिलीज, कुछ देशों के समूह हैं, उनको कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। ये ना ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें क्यूबा, ये क्यूबा रहा, ये ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आता है। फिर कौन सा है, क्यूबा के बाद में जमैका, ये जमैका है यहाँ पर, तो ये भी ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आता है। फिर कौन सा आता है, हेती, हेती कहाँ है, यहाँ हेती है, ये भी ग्रेटर एंटिलीज के अंतर्गत आता है। फिर डोमिनियन गणराज्य, डोमिनियन रिपब्लिक यहाँ पर है, हेती के पास में टच में, तो ये आता है। और फिर आता है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको की यहाँ पे दिख नहीं रही बट यहाँ पर है ये प्यूटोरिको। ठीक है, आप इसको सही से देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पर प्यूटोरिको है। फिर लेजर एंटिलीज कहाँ है, लेजर एंटिलीज यहाँ है, ये रहा लेजर एंटिलीज वाले देश। ठीक है, यहाँ पर लेजर एंटिलीज वाले देश है। इसमें कौन कौन से, इसमें वर्जानिया है, वर्जीनिया है, यहाँ पर ऊपर है वर्जानिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे देश है बट यहाँ पे दिख नहीं रहे, पूरे क्रिएट नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे है ये, यहाँ देश है, ये वर्जीनिया है। और त्रिनिदाद है, टोबैगो है, टोबैगो यहाँ कहीं बना हुआ है, त्रिनिदाद ऊपर है। तो ये सारे देश हैं, ये लेजर एंटिलीज के अंतर्गत आते हैं। फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला यहीं पर है साउथ अमेरिका में, पर इस मैप में क्लियरली है नहीं।
फिर कोस्टारिका, पनामा वगैरह यहाँ है, यहाँ ये पनामा है, फिर ये कोस्टारिका है, ठीक है। ये सारी कैरिबियन सी से टच में आती बाउंड्री। सेंट्रल अमेरिका इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी देश इसमें आते हैं। ग्वाटेमाला, ऊपर ग्वाटेमाला आती है, फिर ये बेलीज आती है, ठीक है। ऊपर मैक्सिको आ जाते हैं। तो ये देश पूरे है ना, इनकी मैप लोकेशन आप रट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी। क्वेश्चन इसलिए संभावना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना टफ ये सारी याद नहीं रहेंगे। एक बार अभी से देखो, फिर से देखो, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको सारे मैप है। ये देखो, अब दिखेगा, जूम मैंने कर लिया है। अब इसको देखो जूम करके, यहाँ पर ये पनामा है, ये सेंट्रल कैनाल है, यहाँ से कैनाल गुजरी हुई है, ठीक है। यूएसए को होते ट्रेड होता है तो वो यहाँ से पनामा कैनाल से होता है, तो पनामा कैनाल यहाँ पे बनी हुई है। ये कोलंबिया यहाँ पर है, नीचे इधर ये ब्राज़ील आ गया इधर की ओर, ये सेंट्रल अमेरिका यहाँ पर आ गया है, ये कोस्टारिका यहाँ पर है, ये होंडुरास जो देश है वो यहाँ पर है, ये बेलीज है, ठीक है। ऊपर ग्वाटेमाला आ गया है, ये यहाँ पर कैरिबियन सी है, ऊपर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। ये क्यूबा यहाँ पर है, ठीक है। ऊपर ये फ्लोरिडा आ गया यूएस वाला, ठीक है। ये पूरा है ना कैरिबियन सी बना हुआ है। ये हेती बना हुआ है, ये डोमिनियन रिपब्लिक है, ठीक है। ये हम बात करें तो पोर्टोरिको वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे देश के बारे में इसकी एक एक पॉइंट पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन गए तो हड़बड़ा जाओगे, समझ में नहीं आएगा कौन सा कहाँ से आ रहा है। और बहुत छोटे छोटे देश है, छोटे छोटे आइलैंड है, और याद भी नहीं रहेंगे। तो इनको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तो आपके माइंड में वो घुसते रहेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था। अब कैरिबियन सी के बारे में हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है। विशेषता यहाँ पर बैरियर रीफ बनी हुई है, कुछ खाड़ियाँ वगैरह भी बनी, जैसे वेनेजुएला की खाड़ी है, डेरन की खाड़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बे भी यहाँ पर बनी हुई है। ब्राज़ील के बारे में बात करें तो ब्राज़ील वहीं पर है, ये जो अभी बात करी थी इसके नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका बना हुआ ब्राज़ील है, ठीक है। तो ब्राज़ील के कौन कौन से देश है, फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम गुआना है, तो ये देश है ब्राज़ील से इनकी बाउंड्री लगती है। तो ये कुछ ब्राज़ील के बारे में भी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, पृथ्वी पर कुछ जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं वो या तो नष्ट होने के कगार पे आ चुकी है, या सब भविष्य में नष्ट हो सकती है। इनकी संख्या बहुत कम बची है, या तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में याद रखना, क्योंकि अगर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है तो खत्म होने वाली है, तो वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाएगी। इंडेंजर्ड है तो भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाएगी। तो इन सब के बारे में आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि ये कहाँ है, कहाँ निवास करती है, क्यों खत्म हो रही है। खत्म होने के देखो कारण तो हर किसी में कॉमन, आप समझ लेना क्या कारण है। आवास की हानि हो रही है, इनके जो आवास नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये तो कॉमन है, इनको कहीं भी नहीं जाना। शिकार हो रहे हैं और प्रदूषण है, ये चार पॉइंट है, ये सब में आएंगे, कॉमन है, हर कहीं पे भी ये पॉइंट आ जाएंगे। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये प्रजाति इनका नाम याद होना चाहिए और उनके बारे में कहाँ निवास वगैरह करती, वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पहली जो प्रजाति है वो कौन सी है, पूर्वी तराई गोरिल्ला। क्या नाम है इसका, पूर्वी तराई गोरिल्ला। ये गोरिल्ला की सबसे बड़ी उपप्रजाति है। संख्या कितनी बची है, ओनली 7,000 ही बच्चे हैं। मतलब आप समझ लो कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, उस आसपास की लोकेशन है उसमें 7,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे भी कम से कम 10-20 हज़ार लोग रह रहे होंगे। तो आप देख लो, उससे भी कम है, एक घर के लोग इतने होते हैं, ठीक है। तो एक है ना शायद अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे एक घर में 150 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 150 नहीं, 1500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे टोटल 7,000 प्रजाति बची है। स्थान कहाँ है, ये कांगो है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये कांगो वगैरह है वहाँ पर ये निवास करते हैं। इसके खतरा क्या है, खतरा तो वो कॉमन है, मैंने बता ही दिया था, उसके लिए आपको टेंशन नहीं ली। दूसरी प्रजाति कौन सी है, दूसरी है हॉक्सबिल कछुआ। ये जो टॉर्टल जो होता है ना, टर्टल, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी संख्या भी बहुत कम बची है। ये कहाँ रहता है, उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल जो महासागर होते हैं, ये है अपनी 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य सागर रेखा है ना, ठीक है। ये है 23 डिग्री ऊपर वाले करक, 23 डिग्री नीचे वाले मकर। यहाँ का जो एरिया है इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय महासागर। ये पूरा जो समंदर है और यहाँ पे लैंड है तो उसे भी उष्णकटिबंधीय कहा जाएगा, यानी कि इसे ट्रॉपिकल रीजन कहा जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर भी रहता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो इसे उष्णकटिबंधीय महासागर कहा जाता है। यहाँ पर ये जो हॉक्सबुल कछुआ है वो यहाँ पर निवास करता है और ये भी खतरा होने के कगार पर है। इसके लिए कुछ अलग चीज़ें भी देख लेना। ये त्वचा के लिए व्यापार हो रहा है, इसकी जो त्वचा होती है इसकी, इसका व्यापार होता है, इसलिए भी इनको मारा जा रहा है। बाकी तो कॉमन फैक्टर है ही। उसके बाद में है जावन गैंडा। गैंडे का एक टाइप है, गैंडा मतलब राइनोसोर्स होते हैं ना, उसका एक टाइप है। ये रहा राइनोसोर्स, ये देखो ये रहा राइनोसोर्स। इसकी संख्या कितनी बची है, 80, बहुत कम, 80 जने बच्चे। आप सोच के देखो, ओनली 80 बने,
कभी भी मर जाएगा और यूपीएससी क्वेश्चन चेक देगी। तो इसको याद रखना। जावन गैंडा कहाँ रहता है? इंडोनेशिया में रहता है, ठीक है। इंडोनेशिया के जो जंगल है वहाँ पर रहता है। आवास की हानि वगैरह वो तो सेम चीज़ें है। तो जावन गैंडा के बारे में भी चीज़ याद रखना। तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर तेंदुआ, ये लियोपर्ड है, पैंथेरा लियोपर्ड है अमूर तेंदुआ। इसके 100 ही बच्चे हैं। कहाँ रहता है ये? चाइना और रूस में रहता है, अमूर तेंदुआ है। उसके बाद में यांगत्जी फिलनेस पोरपोइज, यांगत्जी फिलनेस पोरपोइज। अब यांगत्जी का मतलब क्या है? यांगत्जी एक रिवर है चाइना की, तो मतलब चाइना के आसपास कहीं रह रहा है, ठीक है। या तो चाइना है, रसिया है, चाइना में तो डेफिनेटली रह रहा है क्योंकि इसका नाम ही चाइना की रिवर के नाम पर पड़ा है। यांगत्जी फिनलेस पोरपोइज, ये इसका नाम है। ये डॉल्फिन जैसा एक दिखता है और इसमें जो पंख वगैरह होते हैं डॉल्फिन में वो इसमें नहीं है। संख्या कितनी? 1000 ही बची है। कहाँ पर रहता है? चाइना की जो यांगत्जी रिवर है वहाँ रहता है। खतरा क्या है? कॉमन खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय घड़ियाल, इंडियन जो घड़ियाल है इसके बारे में विशेषता क्या है? लंबी होती है, शक्र इस प्रकार, ये घड़ियाल है, ये घड़ियाल है, इस प्रकार की बनी हुई है घड़ियाल, ठीक है। लंबी संकरी थुथन, ये फीचर भी पूछती है यूपीएससी ना, फीचर भी पूछती है। लंबी संकरी होती है, मछली पकड़ने में सहायक होती है, 250 से कम संख्या बची है और रहती कहाँ है? भारत नेपाल में रहती। कहाँ रहते हैं ये पूछा जाता है। फीचर भी यूपीएससी पूछ लेती है और IUCN की इस कैटेगरी में ये भी यूपीएससी पूछ लेती है। निष्कर्ष क्या? ये खत्म हो रहे हैं, बचा लो, यही निष्कर्ष है। खत्म हो रहे हैं, बचा लो, नहीं तो चले जाएंगे ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, गीग वर्कर को प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया है। हमने गीग वर्कर के बारे में 1-2 दिन पहले भी समझा था। गीग वर्कर है, इनको पीएम मोदी जी है ना, इन्होंने जन आरोग्य योजना, एक जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें गीग वर्कर की। गीग वर्कर कौन होते हैं? गीग वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो पारंपरिक रूप से जो बिजनेस चले आ रहे हैं उनमें नहीं काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंस रूप से काम करते हैं। जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह में काम करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में काम करते हैं। तो ये मतलब ऐसे किसी पारंपरिक रूप से किसी से जुड़े हुए नहीं होते। इनका मन है तो वो जाएंगे, आईडी को लॉगिन करेंगे और वहाँ जाके काम करके आ जाएंगे, और इनका मन है तो वो नहीं जाएंगे। तो पारंपरिक रूप से ऐसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, ऐसे औपचारिक रूप से काम नहीं करते, अनौपचारिक रूप से काम करते, इनफॉर्मली काम करते हैं ये, ठीक है। अनौपचारिक रूप से कार्यरत होते हैं और डेली वेजेज पे काम करते हैं। ऐसे ही भाई आज गई, इतने ऑर्डर पे इतने पैसे मिल गए, फिर आके काम कर लिए, तो ये गीग वर्कर होते हैं, ठीक है। इनको बहुत सारी जो स्कीमें होते हैं उनके लाभ नहीं मिलते, ESI वगैरह नहीं मिलता है, और भी जो चीज़ें हैं वो गीग वर्कर को नहीं मिलते हैं। आपने जोमेटो स्विगी वाले देखे होंगे लड़के, तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलते हैं क्योंकि ये औपचारिक रूप से काम नहीं करते। बजट में गीग वर्कर के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो बजट में प्रधानमंत्री ने वो जन आरोग्य योजना है, इनमें गीग वर्कर को शामिल किया गया है। अब ये जो जन आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब 5 लाख रुपए कैश नहीं मिलेंगे। अगर 5 लाख रुपए तक का कोई भी नुकसान हुआ है, हेल्थ का कोई नुकसान हुआ है, तो फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जो हॉस्पिटल होते हैं, टर्सरी और सेकेंडरी लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर 5 लाख तक का फ्री में इलाज कर दिया जाएगा। कुछ बीमारियाँ शामिल नहीं होती, बाकी मोस्ट ऑफ बीमारियाँ इसमें शामिल होती। 5 लाख तक का वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी हेल्थ के सेक्टर में। और ये जो गीग वर्कर हैं इनको ई-श्रम पोर्टल से भी जोड़ा गया है। अब ई-श्रम पोर्टल से जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा? जो भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है इनके लिए, मतलब अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम निकलती है, तो इनमें भी अब जो ये स्कीम है इनमें गीग वर्कर को भी साझेदार बनाया गया है, तो इनको भी फायदा हो जाएगा। पहले गीग वर्कर के लिए वो स्कीमें नहीं होती थी, बाकी जो फॉर्मली काम करते उनके लिए होती थी, बट अब ये गीग वर्कर को भी इसके बेनिफिट होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है। बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो इसमें प्रति वर्ष पर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ये माध्यमिक यानी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर, जो सेकेंडरी और तो ग्रामीण स्तर पे जो हॉस्पिटल होते हैं और सेकेंडरी लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर खर्चा दिया जाता है। मतलब वहाँ पे उनको हेल्थ की जो भी दिक्कत आ रही है, आपके स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, आपका एक कार्ड बनेगा, आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, और जो राज्य की स्कीम है उसमें चिरंजीवी कार्ड बनता है, उसके अंतर्गत आपको फ्री में जो भी बीमारी वगैरह उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्ड आपके बने हुए होंगे, आपने देखे होंगे। 5 लाख तक की कोई भी बीमारी तो उसको ठीक किया जाता है। किस किस को किया जाता है, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो एलिजिबल के लिए एक डेटा निकाला जाता है। कास्ट सेंसस से एक हुआ था ना, कास्ट सेंसस 2011 का, उसके अंतर्गत से ये डेटा लिया जाता है और उसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करवाया जाता है। जिसकी इनकम कम हो, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, उसको ज्वाइन करवाया जाता है, उनको फ्री में इलाज करवाया जाता है। केसलेस होता है, आपको पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता आप एक बार केस में जमा करवा दो
और वापस आपको केस मिलेगा, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप जाओ अपना इलाज करवाओ, गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल उनको पैसे दे देगी, आपका कोई लेना देना नहीं। आप तो जाओ इलाज करवा के वापस आ जाओ। कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल है इसमें? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी शामिल है और प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल, ऐसे नहीं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है, पर मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल तो इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को भी फायदा है ना कि हॉस्पिटल को फर्जी में बिल बन जाते हैं। हॉस्पिटल वालों के लिए बेनिफिट है कि पहले पैसे ज़्यादा लगते थे तो कोई भी जो पेशेंट है वो बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जाता था, वो गवर्नमेंट में भी कहाँ अपना इलाज करवा लेता था। बट अब गवर्नमेंट बेनिफिट देता है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने लग गए, तो उनको भी बेनिफिट है और हॉस्पिटल वालों को भी बेनिफिट है। बट सारे हॉस्पिटल नहीं है, ये पॉइंट याद रखना, कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल ही है। अब कौन कौन से वो चीज़ आपको याद नहीं रखनी, बट इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए प्रीलिम में कि क्या सारे प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है, तो सारे हॉस्पिटल नहीं है। कि क्या ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल शामिल है, नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शामिल है और प्राइवेट भी शामिल है, दोनों शामिल है। बट प्राइवेट है वो लिस्टेड है, कुछ कुछ लिस्टेड किए गए वो शामिल है। ठीक है, पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करता है। अगर प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस स्कीम के अंतर्गत पहले से मौजूद बीमारियां, मतलब आपने कार्ड अभी बनाया है और आपको बीमारी 50 साल पहले से है, मतलब आप बूढ़े हो, तो क्या वो भी कवर होगा? हाँ, वो भी कवर किया जाएगा। पहले से मौजूद कोई बीमारी तो वो भी कवर कर दी जाएगी। निष्कर्ष बस ठीक करो, इस महत्वपूर्ण, ठीक है, आगे बढ़ो। निष्कर्ष इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट ऐसा कोई था भी नहीं कि निष्कर्ष हमको याद रखना पड़े। नेक्स्ट क्या है? भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में है, मोस्ट ऑफ तो इनके बारे में हो रही है। ये जो राजगोपाला चिदम्बरम जी है ना, इनके बारे में बात हो रही है। पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड है और ये पर्सन इन न्यूज़ में अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गया है। बात करें राजगोपाल चिदम्बरम जी के बारे में, तो क्या क्या इनकी उपलब्धियां है। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने नाभिकीय विखंडन, जो हमारा न्यूक्लियर होता है उसका फ्यूजन होता है, उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1967 में इन्होंने प्लूटोनियम होता है उसके बारे में बात करा था, उनके लिए अवस्था समीकरण को हल किया था इन्होंने। देश का सुपर कंप्यूटर है ना, उनके विकास में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के सुपर कंप्यूटर, हमारे देश का जो सुपर कंप्यूटर है उसके विकास में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ में इन्होंने परमाणु परीक्षण, जो स्माइलिंग बुद्धा है 1974 में, जो हमारा पोखरण है वहाँ पर हमने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया था और ये हमारा सफल परीक्षण रहा था। तो स्माइलिंग बुद्धा में भी ये जो राजगोपाल जी हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर ऑपरेशन शक्ति, ये 1998 में, ये सेकंड था हमारा, हम भारत देश है ना वो क्या न्यूक्लियर देश है, तो ये 1988 में बना था। पहला हुआ था उसमें न्यूक्लियर था, बाद में थोरियम भी बन गया, तो अब भारत एक न्यूक्लियर शक्तिशाली देश है। तो ये दो परीक्षणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? तो न्यूक्लियर परीक्षण से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। और 1980 में ये हुआ था, 1998 में हुआ था ऑपरेशन शक्ति, ये भी इससे रिलेटेड है, अटल जी के टाइम हुआ था। ठीक है, प्रमुख पद कौन कौन से रहे? ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उनके निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ में परमाणु ऊर्जा आयोग है उनमें अध्यक्ष भी रहे थे, और भी कई जगह इन्होंने काम किया है। कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं? पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, ये इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में बात करें तो भारत में 3 स्तरीय है, ए बी सी, 3 स्तर का परमाणु कार्यक्रम चलता है, ए बी सी। 3 स्तर का कौन कौन सा है? सबसे बड़ा योगदान इसमें होमी भाभा का रहा है, 3 स्तर का है। पहला स्तर का है दाबित भारी जल रिएक्टर, मतलब जो भारी जल रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। पहला जो होता है ना, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, तो उसमें जल जो एक होता है ईंधन में उपयोग किया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जा रहा है? जल का उपयोग किया जाता है। तो भारी जल होता है ना, हैवी वाटर होता है, उसका एक रिएक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पहला चरण है भारी जल रिएक्टर के रूप में। इसमें बिजली उत्पादन के लिए प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। भारी जल रिएक्टर ये पहला चरण है, इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। ये पॉइंट सारे याद रखना कि भारी जल रिएक्टर, हमारे जो परमाणु ऊर्जा है उसके कितने चरण है? तो 3 चरण है। पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है भारी जल रिएक्टर, ये पहला चरण है। पहला चरण कौन सा है? भारी जल रिएक्टर का चरण है। इसमें कौन सा यूज होता है ईंधन? तो प्लूटोनियम 239 ईंधन यूज होता है। ठीक है, और यूरेनियम कौन सा ईंधन यूज होता है? यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 239 बनाता है और उपयोग कौन सा होता है? ये आप गलत मत समझना। ईंधन के रूप में कौन सा यूज होता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम 238, ईंधन यूरेनियम 238 यूज हो रहा है। और बनाया क्या जा रहा है? बनाया प्लूटोनियम जा रहा है। एक बार फिर से समझ लो कि हमारे जो है ना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसमें 3 चरण होते हैं।
हमारी जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण है भारी जल रिएक्टर। पहला चरण कौन सा है? भारी जल रिएक्टर, ये पहला चरण है। पहले चरण में क्या उपयोग किया जाता है? पहले चरण में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 238। अब ये 238 क्या है? 238 को आपको समझने की जरूरत नहीं, इतना समझ लो यूरेनियम 238 है, उसका उपयोग किया जा रहा है। ये एक टर्म यूज करना, याद रखना कि यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। पहला चरण जो होता है हमारे परमाणु जो ऊर्जा है उसे बनाने के लिए पहला चरण होता है भारी जल रिएक्टर का। उसके लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है? इससे तो बिजली का उत्पादन होता है और प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है, मतलब उसे बनाया जाता है। एक बिजली बनती है और प्लूटोनियम 239 को बनाया जाता है। मंदक, मंदक का मतलब होता है प्रोपेलेंट, ईंधन के साथ साथ मंदक वायु यूज होता है। तो वो क्या होता है? वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका उपयोग किया जाता है। और भारत में 18 इस प्रकार के निर्माण कर लिए गए हैं, ठीक है। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दूसरा चरण कौन सा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसमें ईंधन के लिए प्लूटोनियम, उसमें ईंधन कौन सा था? उसमें यूरेनियम 238 था। और इसमें ईंधन कौन सा है? इसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया जाएगा, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 के मिक्सचर का यूज किया जा रहा है। उसमें खाली यूरेनियम 238 था, इसमें प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम है। बनाया क्या जा रहा है? इसमें प्लूटोनियम 239 को बनाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर चल रहा है? ये हमारे तमिलनाडु के कलपक्कम है, वहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है। तीसरा चरण कौन सा है? थोरियम आधारित है। पहला चरण भारी जल वाला है, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा है थोरियम आधारित है। थोरियम आधारित में किसका उपयोग किया जा रहा है? थोरियम आधारित में थोरियम को बनाया जा रहा है, थोरियम 232 को बनाया जा रहा है। पहले में हमने देखा था ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 का उपयोग किया जा रहा था और बन क्या आ रहा था? बन रही थी लाइट और क्या बन रहा था? और प्लूटोनियम 239 बन रहा था। दूसरा चरण कौन सा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम का उपयोग हो रहा है और बन क्या रहा है? बन प्लूटोनियम का उपयोग होकर विखंडित हो रहा है। तीसरा चरण कौन सा है? थोरियम आधारित है। ईंधन में क्या यूज किया जा रहा है? ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का उपयोग किया जा रहा है और बनाया क्या जा रहा है? थोरियम को बनाया जा रहा है। ये इस प्रकार से काम कर रहा है पूरा सिस्टम। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और बात करें स्माइलिंग बुद्धा की, तो ये 1974 में 1974 में हुआ था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसे पोखरण में किया गया था और देश को परमाणु सक्षम बन गया था और छठा देश बन गया था जिसके पास में परमाणु हथियार है। और ऑपरेशन शक्ति 1998 में हुआ था, ये सेकंड परीक्षण था और इसमें थोरियम न्यूक्लियर बम भारत में बनाए गए थे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। इस वजह से इसकी स्थापना 26 जनवरी को की गई थी। और ये जो काम करने लगा था ना, उद्घाटन, ये 28 जनवरी को उद्घाटन किया था। 26 जनवरी को स्थापना हुई थी और उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ था। इससे इसको डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है, 28 जनवरी को इसके डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है। पहले ये पुराने भवन में था, बाद में इसको नए भवन में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1958 में इसको नया वर्तमान जो इसका बिल्डिंग बनी हुई वहाँ उसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। ये सिंपल से पॉइंट है, इसको याद रख सकते हो आप। स्टार्टिंग में जज कितने थे? 7 जज थे प्लस एक चीफ जस्टिस, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य, टोटल कितने थे? 8 थे। वर्तमान में कितने? 33 अलग है और एक चीफ जस्टिस है, टोटल कितने हैं? 34। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष, इसमें जो पहला हो जाए वो कार्यकाल इसका। पात्रता क्या है? भारत का नागरिक हो, 5 साल का उच्च न्यायालय में तो है हाई कोर्ट में अनुभव हो इनके पास में, 10 साल के वकील के रूप में अनुभव हो या राष्ट्रपति की राह में योग्य हो, ये इसके लिए अनुभव है, क्वालिटीज़ है। और न्यायालय की नई प्रतिमा 2024 में क्या हुआ? पहले जो आंखों पर पट्टी बांधी थी उसको हटा दिया गया है। पहले एक लेडीज होती थी, उसकी आंखों पर पट्टी थी तो उसको हटा दिया गया है। अब नई प्रतिमा उसको लेडीज ऑफ जस्टिस कहा जाता है। पुरानी प्रतिमा उससे क्या कहा जाता? रोमन देवी के नाम से जाना जाता था, जिसकी आंखों पे पट्टी थी, बट नई वाला की आंखों पे पट्टी नहीं है।
संविधान के हाथ में किताब है और तराजू पकड़ा हुआ, संविधान के हाथ में किताब है, और पहली वाले के हाथ में तलवार होती थी, बट उसको हटा दिया गया है। अब नया सिस्टम ये लागू कर दिया गया है। विशेषता क्या है? पहले था कि कानून अंधा है, बट अब कानून अंधा नहीं है, अब कानून देख रहा है। ठीक है, ये विशेषता है। नया ध्वज भी अपनाया गया है। नई ध्वज में क्या क्या है? नई ध्वज में ये सारे पॉइंट याद रखना, 2024 में ये सारी चीज़ें हुई है। नई ध्वज में अशोक चक्र है, नया भवन जो संविधान का है उसे शामिल किया गया है, और संविधान की पुस्तक है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? हमारे जो न्यायालय है उसका मोटो क्या है? यतो धर्मस्थो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और क्यों ये सब चीज़ें की गई है? क्योंकि हम 75वां संविधान दिवस मना रहे थे, इसीलिए इसे ये सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो पीएम यशस्वी योजना के बारे में है। सबसे पहले चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा कुछ ऐसे पिछड़े हुए छात्र हैं, जो भी मतलब बैकवर्ड छात्र हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई? सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो ऐसे छात्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास में इनकम इतनी नहीं है, उनके पापा की इनकम कम है, जो माता पिता जो भी हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं हैं, तो उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको कुछ छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें की जाएगी। हाशिए पे जो समुदाय हैं, छात्र हैं, उनको हेल्प की जाएगी ताकि वो भी आगे बढ़ सके। कौन कौन पात्र हैं? ओबीसी है, ईडब्ल्यूसी है। ईडब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? ईबीसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड जो है ना, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, उन सभी को शामिल किया जाएगा। जो भी इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा है उन सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, 2.5 लाख, 2.5 लाख से जिसकी कम आय है वर्ष में, उनको सारी चीज़ें का लाभ मिलेगा। लाभ क्या क्या मिलेगा? अगर वो 10वीं से नीचे पढ़ रहा है तो उसको 4,000 रुपये मिलेगी, 10वीं से ऊपर पढ़ रहा है तो 5 से 20,000 तक के रुपए उसको दिए जाएंगे। और कॉलेज लेवल है तो उसकी जो भी फीस वगैरह चलती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, और छात्रवृत्ति की भी सुविधा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आवश्यक धार्मिक आचरण के बारे में, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। क्या मतलब है आवश्यक धार्मिक आचरण का? इसका मतलब है कि ऐसी जो प्रैक्टिस है वो आपके धर्म के लिए जरूरी है। मतलब हमारे धर्म जैसे हिंदू धर्म में पूजा करना एक आवश्यक धर्म की प्रैक्टिस है, वो सदियों से हम करते आ रहे हैं, तो उसे हम वैसे ही करेंगे। जैसे मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ना है, वो आवश्यक धर्म की एक प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ये आपके धर्म की पहचान है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय समय पे केस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बताता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ट्रिपल तलाक का मामला गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये मुस्लिम धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि आवश्यक धर्म का आचरण नहीं है। इसमें कैसे पहचान की जाती है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि कितने साल पुरानी ये प्रथा है, साथ ही साथ में इस प्रथा के बिना ये काम चलता है कि नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें चेक करके बताया जाता है कि प्रैक्टिस है वो आवश्यक है कि नहीं है, उस धर्म के लिए ये आवश्यक है नहीं है। अगर आवश्यक है तो ठीक है, नहीं तो उसे हटा दिया जाता है। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा गया है। अगर किसी धर्म की आवश्यक प्रैक्टिस है, उस धर्म के लिए एसेंशियल है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। अगर एसेंशियल नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि संथारा या संलेखना, ये किस में होती है? ये जैन धर्म के अंतर्गत होती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गई ये बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संथारा या संलेखना है, ये जैन धर्म के लिए आवश्यक है, तो इसको आप हटा नहीं सकते हो। ये जैन धर्म के जो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 है उसके अंतर्गत ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, यानी कि उस धर्म के लिए वो चीज़ जरूरी है। फिर 3 तलाक का मामला गया था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, ये आवश्यक नहीं है, ये नया नया कॉन्सेप्ट है, ये कहीं पे भी जो मस्जिद इनके जो मुस्लिम धर्म की जो बुक्स वगैरह होती है, ठीक है, उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसको हटा दिया गया था। फिर लाउड स्पीकर से संबंधित भी मामला गया था, तो लाउड स्पीकर है क्या वो एसेंशियल है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसेंशियल नहीं है। लाउड स्पीकर तो अब बने, पहले आप कैसे पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो लाउड स्पीकर है वो एसेंशियल नहीं है, तो इसको भी बंद किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण का जो हमारा कानून है उसके अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है, ध्वनि प्रदूषण इसके अंतर्गत शामिल है। इस चीज़ को याद रखना कि ध्वनि प्रदूषण कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है, इसको शोर प्रदूषण को वायु प्रदूषण ही माना जाता है। इसमें यहाँ तक आपको सुनने की आवश्यकता है, दिन में आप 55 डेसिबल और रात में आप 45 डेसिबल तक के गाने सुन सकते हो। ठीक है, और कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा। निष्कर्ष को याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप जरूर अटेंड करना, ताकि आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।